दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है विजय पथ पर। आज हमारे साथ बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पंवार है। सुबह एक पोस्ट डाली थी कि बॉबी पंवार की संपत्ति की जांच चल रही है। उनसे ही जाकर पूछते हैं, बॉबी भाई क्या सच में संपत्ति की जांच चल रही है? और ये भी सच है कि अकाउंट में आपके 1000 रुपये तकरीबन पाए गए? नहीं, देखिए, संपत्ति की जांच चल रही है और तमाम विभागों को इन्होंने संपत्ति की जांच भेजी है। अच्छा। जिसमें ये निर्देश दिया गया है कि जिस लेटर में लिखा हुआ कि हमारे उच्च अधिकारियों द्वारा बॉबी पंवार की जो अवैध रूप से बड़ी चल अचल संपत्ति है उनका ब्यौरा विभागों से मांगा जा रहा है। अच्छा। वो चाहे राजस्व विभाग से हो, वो चाहे आरटीओ से, वो चाहे अनेक तमाम प्रकार से। जिस प्रकार से मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आंदोलन हुआ, जब आंदोलन चरम पर था, तो उसके बाद जिस प्रकार से उत्तराखंड बेरोजगार संघ का जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको इन्होंने फ्रीज करा, उसको बंद करा। उसमें जब कुछ मिला नहीं तो उसको खोलना। कितने रुपए थे उसमें तकरीबन? देखिए, उसमें तो कितने होंगे बेरोजगार संघ के, उसमें 20-25 हज़ार रुपये होंगे जो ऑफिशियल उत्तराखंड बेरोजगार संघ का अकाउंट है। अच्छा, ठीक है। उसमें तो ऑडिट होता है, उसमें सब कुछ होता है, उसमें कोई वो नहीं है। पर उसके बाद हमारे खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच, हमारा पर्सनल अकाउंट जो सीज किया गया, जो बंद किया गया, जो होल्ड किया, पर्सनल अकाउंट बंद किया गया, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसमें कितने रुपए थे? उसमें तो 2 साल से तकरीबन 1000 रुपये तक उसमें पैसे था, तो वो फ्रीज कर दिया गया। तो जब मुझे ये पता लगा अक्टूबर 2023 में, तो मैं गया और अपने उस अकाउंट को खुलवाने के लिए शाखा प्रबंधक को लेटर लिखा और उनसे कहा कि भाई अगर कोई ऐसी गतिविधि हुई है तो सारा तामझाम तुम्हारे पास है, सारी डिटेल्स तुम्हारे पास है, तुम जाके उसमें चेक करो कि अगर कुछ ऐसा हुआ है और नहीं हुआ है तो बेवजह इस अकाउंट को बंद क्यों किया है, तो आप इसको खुलवाने का कष्ट करें। तो जब मैं गया तो लेटर देने के बाद 2-3 दिन बाद अकाउंट को खोलना पड़ा। पर अब समस्या ये है कि उस अकाउंट में जब कुछ नहीं हुआ तो चल अचल संपत्ति की जांच शुरू कर दी। तो जब हमें पता लगा तो मुझे खुशी हुई कि ठीक है, उत्तराखंड सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम कर रही है। और मुझे खुशी हुई और हमने इस फैसले का स्वागत किया और मैं चाहता हूं कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं कि चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक बॉबी पंवार की नहीं, तमाम उन मुख्यमंत्रियों की, तमाम उन विधायकों की, मंत्रियों की, तमाम उन अधिकारियों की, जिन लोगों की चल अचल संपत्ति जो है अवैध रूप से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमने जब इस चीज़ को अपने फेसबुक अकाउंट से जब हम लाइव आए और हमने अपनी बातें कही तो लोगों का बड़ा सहयोग मिला, प्यार मिला, समर्थन मिला। और उसमें हमने ये बात भी कही कि जब बॉबी पंवार की चल अचल संपत्ति की जांच हो सकती है तो क्यों ना माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी की चल अचल संपत्ति की जांच हो। क्योंकि हमने उसमें कुछ आंकड़े दिए थे। हमने ये आंकड़े दिए थे कि भाई जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2012 में खटीमा से चुनाव लड़ा तो उन्होंने जो अपनी संपत्ति दिखाई थी वो 45 लाख के तकरीबन थी। उसके बाद जब 2017 में वो चुनाव लड़ते हैं तो उन्होंने अपनी संपत्ति दिखाई थी वो 49 लाख के तकरीबन है। मतलब 4-5 लाख का जो उनकी संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। अच्छी बात है कि 5 सालों में इतनी ही बढ़ोतरी हुई। ठीक है। पर जब वो 22 का चुनाव लड़ते हैं तो जब उसमें आंकड़े चौंकाने वाले आते हैं तो उसमें देखा जाता है कि सीधे मुख्यमंत्री धामी जी की संपत्ति 3 करोड़ पहुंच जाती है। अच्छा। ये 5 साल में तो 45 से 49 पहुंची है, पर 5 साल में ही 49 लाख से 3 करोड़ पहुंच जाती है। और तब पहुंचती है क्योंकि मुख्यमंत्री धामी जी जब 22 के चुनाव लड़े उससे 2-3 महीने पहले तक उनको सीएम की जिम्मेदारी मिली और सीएम के पद पर रहते हुए मुझे लगता है कि इन्होंने इतना पैसा इकट्ठा किया होगा कि जो इतनी ज़्यादा उछाल इनके संपत्ति में आई है। तो उसके बाद और चौंकाने वाले जब तथ्य आए, जब हमने उसको खंगाला तो उसमें देखा गया कि जब 2022 चुनाव लड़े तो वो पराजित हुए, जनता ने उन्हें नकारा। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको सीएम बना दिया, परंतु महज चुनाव हारने के महज 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद उपचुनाव होते हैं जो बाई इलेक्शन वो चंपावत से लड़ते हैं। उसमें जब पर्चा भरते हैं तो उसमें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देते हैं तो 4.5 करोड़ से ऊपर चले जाती है। अच्छा, मतलब 3 करोड़ से और ऊपर बन जाती है। 2 महीने में फिर करोड़ों की जो संपत्ति बढ़ रही है। तो हम तो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, पूरी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वास्तव में चल अचल संपत्ति की जांच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की होनी चाहिए। और चल अचल संपत्ति की जांच उनके कैबिनेट मंत्री जो कई हैं जिनकी चल अचल संपत्ति में अथाह वृद्धि हुई है कुछ सालों में, कुछ महीनों में, उनकी भी होनी चाहिए। और इनके शासन में बैठे हुए बड़े अधिकारी जिनकी चल अचल संपत्ति बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, उनकी भी जांच होनी चाहिए।
तो हमने इस जांच का स्वागत किया और हम ये भी कहते हैं कि प्रशासन और शासन चाहेगा तो हम उस जांच में पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हम सहयोग करेंगे कि कहाँ चल अचल संपत्ति हमारी कब और कैसे बढ़ी, उसमें हम पूरा सहयोग करेंगे। पर बस शर्त है कि अब अगर बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच चल सकती है, हो सकती है, तो यहाँ के अधिकारियों, मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री के खिलाफ भी चल अचल संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अभी तक कुछ मिला चल अचल संपत्ति में आपकी? नहीं, मैंने बताया ना, पहले बेरोजगार संघ का ऑफिशियल अकाउंट होल्ड किया, उसे बंद किया, उसमें कुछ नहीं मिला। उसमें जब डोनेशन देखी गई तो लोगों ने 11 रुपये डाल रखे हैं, 21 रुपये डाल रखे हैं, 51 रुपये डाल रखे हैं, 101 रुपये डाल रखे हैं। तो उसमें क्या मिलना था भाई? पब्लिक का प्यार है और उस प्यार के लिए पब्लिक का समर्थन, उस समर्थन कुछ और मिला कि बॉबी पवार ने कुछ प्लॉट खरीद लिए हों, कुछ कहीं पे घर खरीद लिए हों, कुछ गाड़ियां खरीद ली हो? मैं ये कह रहा हूँ, जब कुछ नहीं मिला तो इन्होंने मेरे पर्सनल अकाउंट पर अटैक किया, उसको होल्ड किया, उसमें भी कुछ नहीं मिला। उसमें क्या मिलना था मैं खुद बता रहा हूँ कि 2 साल से 1000 रुपये उसमें पड़ा हुआ था। तो जब उसमें भी कुछ नहीं मिला तो इन्होंने चल अचल संपत्ति की जाँच चलवा दी। अब वो तो इनका विभाग, जो जहाँ विभागों में जाँच चल रही है वो तो विभाग बताएंगे, या इनकी जो जांच समिति है वो बताएगी कि क्या बॉबी पवार के खिलाफ क्या क्या चीज़ें मिली। और अगर हमें भी सहयोग करना होगा हम सहयोग करेंगे कि हमारी चल अचल संपत्ति में कहाँ वृद्धि हुई है, कैसे वृद्धि हुई है, कब वृद्धि हुई है। तो वो उनके लिए वो खुला मैदान है और हम तो खुली किताब हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका स्वागत हमने किया है, कल अपने फेसबुक अकाउंट पे लाइव आकर इसका जांच का स्वागत किया है और ये मांग की है कि भाई उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी जी, उनके कैबिनेट मंत्री अधिकारियों की जांच होनी चाहिए। दूसरी बात ये भी हमने कही है कि जो हमारे अकाउंट में पैसा है, जिस अकाउंट को होल्ड किया गया था, उस अकाउंट में जो पैसा है वो चेक के माध्यम से पीएम केयर फंड में वो पैसा जमा कर दिया जाएगा और उस चेक के साथ एक लेटर भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखा जाएगा और उसमें लिखा जाएगा कि भाई हम बेरोजगारों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ के जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर आवाज़ उठा रहे हैं और लगातार सरकारों की जो गलत नीतियाँ हैं उसका हम विरोध कर रहे हैं। तो इस आधार पर अगर हम पे चल अचल संपत्ति की जांच चल सकती है तो आपके सरकार में बैठे मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री, विधायक जिनकी चल अचल संपत्ति बहुत ज़्यादा उनमें वृद्धि हुई है, उनके खिलाफ भी जांच हो। इससे पूरे प्रकरण से एक सवाल मेरे मन में उत्पन्न होता है कि चलिए बॉबी पवार के खिलाफ चल अचल संपत्ति की जांच की, उनके अकाउंट से 1000 रुपये, आप बोल रहे हैं कि 1000 रुपये मिले और बाकी जो पुश्तैनी वगैरह ज़मीन होगी, खैर उसकी जो जाँच करेंगे वो अलग बात है। क्या ये सबसे बड़ा कारण है कि जो भी आवाज़ उठाएगा या जो भी इस प्रकार से बोलेगा कि भाई आपने घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किए हैं, तो इस प्रकार से कभी ईडी लगा दी जाती है, कभी बॉबी पवार की चल अचल संपत्ति की जाँच कर दी जाती है, इसलिए जो बाकी या बिजनेसमैन लोग हैं जो अपना थोड़ा बहुत काम कुछ कर रहे हैं, तो इस मामले में कहते हैं कि भैया हम कैसे उठा पाएंगे आवाज़ें, कैसे बॉबी पवार का साथ दे पाएंगे? देखिए, वही सबसे बड़ा कारण है, पूरे देश भर में यही चल रहा है। जहाँ पर जो गलत जो नीतियाँ हैं उनके खिलाफ कोई बोलेगा, उसके खिलाफ कोई लिखेगा, उसके खिलाफ कुछ करेगा, तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनके इनकम टैक्स, सेल टैक्स, इस प्रकार की विभागीय जांचें चला दी जाएंगी। इससे क्या होता है, इंसान घबराता है, इससे इंसान अपने कदम जो पीछे ले लेता है। परंतु ये भी हम कहना चाहते हैं, हम अगर घबराने वालों में से होते, हम अगर डरने वालों में से होते, कब के पीछे हो जाते। पर यह संकल्प लिया है एक बॉबी पवार ने, बॉबी पवार की उस टीम ने, बॉबी पवार के उन समर्थकों ने जिन्होंने बॉबी पवार को बॉबी पवार बनाया है, उन लोगों ने ये प्रण लिया है, ये संकल्प लिया है कि इस उत्तराखंड में इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये लड़ाई जारी रहेगी। पहले से हम इस लड़ाई को लड़ते आ रहे हैं, वर्तमान में लड़ रहे हैं और भविष्य में भी लड़ते रहेंगे। अगर सीधे अंगुली से घी ना निकले तो अंगुली टेढ़ी भी करनी पड़ेगी, हम करेंगे। जो बॉबी पवार का समर्थन कर रहे हैं, क्या उन पर भी इस प्रकार की जांच बिठाई जा सकती है? क्योंकि अगर आप पे अटैक हो रहा है, चलो आपके पास तो कुछ नहीं मिला, लेकिन जो आपका समर्थन कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, बॉबी पवार के खिलाफ ये कोई ऐसा नहीं है कि पहले बार, इन्होंने कई बार बहुत सारी चीज़ें कर दी है और इसके बाद भी कुछ ना कुछ करेंगे। ये पूरा मुझे भरोसा है कि इसके बाद भी कुछ ना कुछ और ऐसा करेंगे जिससे कि ये हमें प्रताड़ित कर सके, हमारा मानसिक उत्पीड़न कर सके। इस प्रकार से हमारे खिलाफ ये करते रहेंगे। पर हो सकता है कि बॉबी पवार के जो समर्थक हैं, जो हमारे कंधे से कंधे मिलाकर चलते हैं, कदम से कदम मिलाकर हमारे साथ चलते हैं, उनके खिलाफ भी ये करें, तो ये जनता को समझना पड़ेगा।
अच्छा वही जब हमारे और हमारे लोगों के खिलाफ इस प्रकार के षड्यंत्र सरकार द्वारा किए जाएंगे तो तब जनता को समझना पड़ेगा कि ये षड्यंत्रकारी सरकार ये षड्यंत्र कर रही है। अच्छा वही भाई एक मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा पर्सनली सवाल भी और कई लोगों का सवाल भी होगा कि चलो पुश्तैनी ज़मीन को हम हटा देते हैं जो आपके पिताजी दादा वगैरह से होगी, उसके अलावा कितनी संपत्ति और अभी तक बना पाए हैं बोवी पवार? नहीं देखिए, पुश्तैनी की जो बात है, पुश्तैनी में उसके अलावा क्या है? उसके अलावा तो कुछ भी संपत्ति नहीं है। कुछ गाड़ी खरीदी हो, कुछ अलग से प्लॉट खरीदा हो? मेरे फादर ने 1 जनवरी 2010 को एक गाड़ी ली थी, बाइक स्प्लेंडर प्लस है। जब हीरो और होंडा कंपनी दोनों एक साथ थी, वो मेरे पास है, उसको 15 साल पूरे होने वाले हैं। वो फादर की गाड़ी है। कुछ क्योंकि बीच में चर्चाएं चल रही थी कि बोवी पवार ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदी हैं, तो ठीक है, जिन्होंने ये चर्चाएं दी वो जांच समिति को सहयोग करें, वो उनको बताएं कि बॉबी पवार की ये संपत्ति है, उन्हें सहयोग करें ना कि भाई ये संपत्ति है और इन पे कार्रवाई करिए। मीडिया पे लिखने से, सोशल मीडिया पे लिखने से क्या होगा, बयानबाजी देने से क्या होगा? अगर बॉबी पवार के खिलाफ चल संपत्ति की जांच चल रही है तो जिन लोगों के पास ये जानकारियां हैं कि बॉबी पवार ने प्लॉट ले लिए, बॉबी पवार ने गाड़ियां ले ली, बॉबी पवार ने बहुत कुछ कर लिया, तो वो सारा डेटा जाकर उन जांच एजेंसी को दें और बॉबी पवार के खिलाफ कार्रवाई करवाएं। सीधा सा फंडा है। सीधी चेतावनी भी आपको? सीधी चेतावनी हम दे रहे हैं कि आप करिए अगर ऐसा है, पर हम ये कह रहे हैं कि जिस ईमानदारी से, जिस ऊर्जा के साथ, जिस निष्पक्षता से हम इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, ये संकल्प हमारा पहले भी था, अभी भी और आगे भी रहेगा, इसमें लड़ेंगे। हमारी टीम पूरे तरीके से इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो ये आवाज़ उठी है, ये अगर इतने लंबे समय से नहीं दबिए, ये डटे हुए हैं, तो ये आगे भी ये लड़ाई जारी रहेगी और ये आवाज़ उठती रहेगी। अच्छा, ये कहीं ये तो नहीं है क्योंकि अभी चर्चाएं चल रही हैं कि बॉबी पवार हो सकता है कि राजनीति में आगे भविष्य में आए, भविष्य में आने के लिए बॉबी पवार को रोका जाए, ये इस प्रकार से अचल संपत्ति का एक कहा जाए कि भाई बॉबी पवार एक माहौल इस तरीके से बनाया जाए, तो आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें राजनीति से आने पर रोक रही हैं आपको, या वहाँ से ऊपरी दबाव इस प्रकार से पड़ रहा है कि कहीं बॉबी पवार राजनीति में आए, इससे पहले पूरा का पूरा जो है बॉबी पवार का खुलासा किया जाए? देखिए, हमें अगर राजनीति में आना होगा तो भी हम आएंगे, हमें अगर नहीं आना होगा तब भी नहीं आएंगे। सीधी सी बात है, इनको पूछ के हम काम तो करेंगे नहीं, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। और ख़ासकर मैंने ये पहले भी आपको बात बताई है कि जिन समर्थकों ने, जिस टीम ने बॉबी पवार को बॉबी पवार बनाया है, उनके जो आदेश होंगे उन आदेशों का पालन किया जाएगा, उस पर फैसला लिया जाएगा। राजनीति में अगर आना पड़े तो वो हमारा संवैधानिक अधिकार है, आएंगे। इस लोकतंत्र के पर्व में हमें अगर वोट करने का अधिकार है तो हमें चुनाव लड़ने का अधिकार भी है, तो वो फैसले लिए जाएंगे। मैंने ये बताया है कि हमारे समर्थक और हमारी टीम द्वारा जो दिशा निर्देश होंगे उस पर काम किया जाएगा, और हो सके कि 10-15 दिन में कोई बड़े फैसले भी लेने पड़े तो लेंगे। कई मानहानि के नोटिस भी आए हैं, मैं देख रहा था कि 10 करोड़ का इससे पहले मानहानि का नोटिस आया, 10 करोड़ के उसके बाद मानहानि का नोटिस आया, उसका क्या कुछ कहेंगे? वो पैसा कहाँ से दिया जाएगा या किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी? कोर्ट में भी लड़ाई लड़नी है तो वहाँ पे भी पैसा लगता है। नहीं देखिए, हमारे साथ जब तक जनता का प्यार है तो जनता हमें हमारे इस हौसले को नहीं गिरने देगी। जनता के लिए हम लड़ रहे हैं, तो जनता जब तक साथ है, जनता जब तक सहयोग करेगी, तो 10 करोड़ का नोटिस आए या 100 करोड़ का नोटिस आए, उसके खिलाफ लड़ा जाएगा। नहीं, अपने आप में बड़ी बात है नहीं कि बॉबी पवार के अकाउंट में 1000 रुपये कुल मिल रहे हैं, उनको 10-10 करोड़ के नोटिस आ रहे हैं। टोटल अभी तक मेरे ख्याल से 20-30 करोड़ के नोटिस तो आ चुके होंगे। हाँ, काफ़ी नोटिस आए हैं, 2 तो 10-10 करोड़ के ही नोटिस आए हैं। एक उस एसडीएम प्रकरण में पहुंचा है जो गलत नियम विरुद्ध नियुक्ति हुई है, उसका भी अब अगर सरकार कुछ नहीं करती है तो न्यायालय में जाकर उसका पूरा पर्दाफाश होगा। इससे पहले जब सरकार ने गलत टेंडर किया था, जब 15-15 लाख की जो मशीनें थी वो 7-8 लाख में खरीदी गई, उस कंपनी के द्वारा भी हमें 10 करोड़ का नोटिस दिया गया था। उससे पहले हमने एक तिबोली होटल के बारे में बोला था जहां पर कुछ कर्मचारियों का शोषण हो रहा था। हमारे आवाज़ उठाने के बाद, हमारी कार्रवाई करने के बाद उनकी 10-12 लोगों की सैलरी दी गई, उन्होंने भी 50 लाख रुपये का नोटिस हमें थमाया था, और उसके अलावा एक 10 लाख का नोटिस भी किसी ने थमाया था। तो नोटिसों के तो अनगिनत अब ये कह रहे थे कि आ रहे हैं। ये मतलब एक प्रकार से डराने की भी कोशिश की जा रही है कि जिसके अकाउंट में मात्र 301 के पीछे लगे हैं उसको 80 का और नोटिस भेज कर डरा दिया जाए, देखो भाई इतनी संपत्ति है तुम्हारे पास, अगर केस किस प्रकार से हार जाओगे तो ये कहाँ से दोगे? देखिए, इनका अंतिम हथियार जेल है, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, जेल भेज सकते हैं, और जेल जाने से हम डरेंगे नहीं। हमने भ्रष्टाचार नहीं किया है, हमने किसी की चोरी नहीं की है, हमने किसी का मर्डर नहीं किया है,
तो हम क्यों डरें? सामाजिक मुद्दों पर लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं। आंदोलन जो स्वतंत्र भारत का जो आंदोलन था, उसमें कई हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, महापुरुष हुए, कई बार जेल गए, कई लोग फांसी की उस पर चढ़ गए, कई लोगों ने गोलियां खाई, कई लोगों ने डंडे खाए। उत्तराखंड आंदोलन की बात करो, कई लोग शहीद हुए, कई लोगों ने गोलियां खाई, कई लोग जेल गए। तो ये जो लड़ाइयाँ हैं वो त्याग मांगती है, बलिदान मांगती है, तो उसके लिए तैयार रहना पड़ता है और हम तैयार हैं। इस नए उत्तराखंड के लिए जो एक उत्तराखंड की परिकल्पना थी, उस परिकल्पना के तहत जो उत्तराखंड बनना चाहिए, उसके लिए हम तत्पर तैयार हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है बॉबी भाई आपसे कि बिना संसाधनों के किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी? आप 350 से 300-350 दिन हो गए हैं शायद सीबीआई मांग को लेकर। इससे पहले तमाम घोटाले खोले, नोटिस भी आ रहे हैं, जेल भी कई बार गए हैं। बिना संसाधनों के किस प्रकार से लड़ाई लड़ी जाएगी और आगे? जब तक जनता साथ है, जब तक लोग साथ हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। क्योंकि आप बिना संसाधन की बात कर रहे हैं। हाँ, हमारे पास संसाधन नहीं है, पर लोग आकर सहयोग कर रहे हैं। कोई आकर चावल भरवा के चला जा रहा है, कोई आकर आटा देकर चला जा रहा है, कोई दाल देकर चला जा रहा है, कोई तेल देकर चला जा रहा है। लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, समाज के लिए लड़ रहे हैं, और समाज खड़ा हो रहा है साथ में, समाज सहयोग कर रहा है। तो जब तक हमारा समाज हमारे साथ है, हमारी जनता जनार्दन हमारे साथ है, तब तक कोई भी ताकत हम लोगों को नहीं झुका पाएगी। और ज़रूर अगर इसी प्रकार से सहयोग जनता का रहा तो ज़रूर हम भविष्य में इस लड़ाई को जीतेंगे और एक दिन इस नए उत्तराखंड की हम परिकल्पना कर पाएंगे, जिसके लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपने एक बात बोली कि जनता साथ में है, समाज साथ में है, और जो ये नीति नियामक है उन्हें भी जनता और समाज ने ही चुना है। तो डायरेक्ट आप जनता नहीं चाह रही है कि, क्योंकि अब चुनाव भी आने वाले हैं, इस प्रकार से कि कहीं ना कहीं बॉबी पवार जो है एक अभी बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, तो एक पॉलिटिकल फेस भी इस प्रकार से तैयार कर पाएँ या पॉलिटिक्स में भी उतर पाएँ, ताकि जो नीति नियामक है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी जा रही है और जनता अगर आपके साथ में है, तो इस प्रकार से क्या कभी राजनीति में आने का प्लान है? किस तरीके से? नहीं, मैंने पहले भी कहा है कि जनता साथ है, हमारे वो समर्थक साथ हैं, हमारी वो टीम साथ है जिन्होंने बॉबी पवार को बॉबी पवार बनाया है। तो उन लोगों के जो दिशा निर्देश होंगे, उन लोगों के जो आदेश होंगे, उसको माना जाएगा। वो जैसा कहे वैसा फैसले लिए जाएंगे। वो राजनीति में आने का हो या कोई और फैसले हो, वो सारे फैसले लिए जाएंगे जो वो टीम डिसाइड करेगी। अच्छा, जितने मामले खोले हैं अभी तक, एसटीएम प्रकरण की मैं बात करूं या अन्य प्रकरणों की मैं बात करूं, तो कुछ हुआ है उसमें आगे कार्रवाई? एसटीएम का जो प्रकरण आपने खोला, सीधा डायरेक्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को आपने टारगेट किया था, कुछ हो रहा है उसमें आगे? देखिए, डायरेक्ट पुष्कर सिंह धामी को टारगेट इसलिए किया था कि वो डायरेक्ट पुष्कर सिंह धामी से जुड़ा हुआ मामला है। वो डायरेक्ट उन्होंने ही नियम विरुद्ध नियुक्ति की है। आज भले ही मुख्यमंत्री के पद पर है, आज भले ही ये सोच रहे हो कि उनके खिलाफ कुछ हो नहीं सकता, परंतु जिस दिन पद से उतर जाओगे, कुर्सी से उतर जाओगे, उस दिन जेल की सलाखों के पीछे होंगे। ये मैं आज आश्वासन मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ। ये लड़ाई यहाँ नहीं रुकने वाली है। कितने समय तक आप पावर में बने रहोगे? बने रहिए। जिस दिन पावर खत्म, उस दिन जेल के अंदर। सीधी चुनौती है। धमकी कहूँगा मैं। धमकी भी है, चुनौती भी है। सीधा मैं ये कहूँगा, भाई जिस काम के लिए चुना आप वो काम करिए ना। अगर आपके सामने कोई मुद्दा आ रहा है, उस मुद्दे को सॉल्व कीजिए। आप तो उस पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हमने इतने मुद्दे उठा दिए, किस पर कार्रवाई की आपने खुद अपने मुंह से बोला कि हम सीबीआई लाएंगे। कहाँ आपकी सीबीआई गई? बल्कि कोर्ट के माध्यम से अगर उद्यान घोटाले की सीबीआई जांच के आदेश हुए, तो उसके लिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट सरकार पहुंच गई कि नहीं, सीबीआई जांच नहीं होनी चाहिए। इतना डर क्यों? क्योंकि ये सब अंदर से सब मिले हुए हैं। ये करप्टेड लोगों का एक गिरोह बन चुका है। वो उत्तराखंड के कुछ अधिकारी, कुछ विधायक, कुछ मंत्री और मुख्यमंत्री तक, लेकिन इनका एक बड़ा गिरोह है जो केवल और केवल दोनों हाथ से गलत तरीके से धन बटोरने में लगे हुए हैं। नीति नियामक वो हैं जो मैं अक्सर बात भी कह रहा हूँ आगे, लेकिन चुनौती ये भी है कि आप एक तरफ भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है या कार्रवाई नहीं हो पा रही है, दूसरी तरफ अब चुनाव आने वाले हैं। अभी राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो अंत में वही होता है जो हर साल या हर चुनाव में होता है कि इस बार राम मंदिर का ही मुद्दा लिया जाएगा। अब आपको क्या लगता है कि जनता को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि राम के नाम पर डायरेक्ट वोट दिया जाए? क्योंकि एक पार्टी विशेष कह रही है कि भैया राम जी का मंदिर जो बनाया है, इस कारण हमें वोट दीजिए। नहीं, देखिए ऐसा है, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं और सनातन क्या है वो भली भांति सब जानते हैं। उत्तराखंड के लोगों को ये समझाने की ज़रूरत नहीं है कि धार्मिक आस्था क्या होती है, सनातन क्या होता है। हम बचपन से ही इन चीज़ों में हैं। हमारे बचपन से ही इष्ट देवता, हमारे आराध्य देव, चाहे मासू महाराज कह ले, चाहे बाबा बद्री, बाबा केदार कह लीजिए, माँ यमुना, माँ गंगा कह लीजिए, या हमारे न्याय के देवता गोलजू महाराज जी कह लीजिए,
तमाम सुरकंडा माँ कह लीजिए, इस प्रकार के तमाम देवी देवताओं से हमारा प्रदेश सुर्खियों में है या हमारे प्रदेश को जाना जाता है। तो जिस प्रदेश में माँ यमुना माँ गंगा बहती हो, उस प्रदेश के लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है सनातन क्या है या किस प्रकार की वो चीज़ें हैं। हो सकता है कई प्रदेशों में आपकी ये सरकार ये काट कर सके कि ये सनातनी नहीं है, इनका विरोध करो वो करो, पर हाँ ये हमारा विरोध करके देखिए। हम सच्चे सनातनी, हम सच्चे भक्त हैं, हम मासूम महाराज के भक्त हैं। उनकी शक्ति का जायजा एक बार देख लीजिए क्या होता है। तो हम तो खुली चुनौती देते हैं, हम तो ये कहते हैं कि राजनीति में धर्म को नहीं लाना चाहिए। हम हमारे अपने देवताओं के जो हमारे देवी देवता हैं उनके प्रति हमारी अपनी आस्था है, वो राजनीति से हटकर हैं। जहाँ राजनीति की बात आएगी वहाँ हम शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, वहाँ रोजगार की बात करेंगे, वहाँ भ्रष्टाचार मुक्त की बात करेंगे, वहाँ हम समाज में खुशहाली की बात करेंगे, प्रदेश के अंदर खुशहाली की बात करेंगे। जहाँ राजनीति की बात होगी, जहाँ आस्था की बात होगी, वहाँ हम अपने इष्ट देवी देवताओं की बात करेंगे, भगवान कृष्ण की बात करेंगे, भगवान राम की बात करेंगे, भगवान शंकर की बात करेंगे। वो दोनों विषय अलग अलग है, पर वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए इसको राजनीति के साथ ज़बरदस्ती करके इसे राजनीति और धर्म को मतलब का असर नहीं होने वाला चुनाव में इन सब चीज़ों। नहीं, देखिए जनता को समझना पड़ेगा ना। देखिए कोई भी चीज़ होती है तो एक बड़ा तबका ऐसा कि जो बिना सोचे समझे उस पर एनालाइज नहीं करती है और सीधे आंख बंद करके उस पर फैसले लेती है, तो वो नहीं होना चाहिए। जनता को समझना पड़ेगा, हम भी जनता है, हम भी समझ रहे हैं। हमने बोल दिया कि हमारी धार्मिक आस्था अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। धार्मिक की जब बात आती है तो हम पूरी तरीके से उस धर्म का वो करते हैं, मान सम्मान करते हैं। और जब राजनीति की बात आएगी तो राजनीति में तो वो बातें होगी, मुद्दों की बात होगी, शिक्षा की भी होगी, स्वास्थ्य की भी होगी, रोजगार की भी होगी, भ्रष्टाचार की भी होगी। तो ये दोनों विषय अलग, और इनको अलग ही बेहतर अगर रखा जाए तो ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बॉबी भाई हमसे बात करने के। सवाल की शुरुआत हमने की थी कि बॉबी की चल अचल संपत्ति की जांच बैठी है, और खुला चैलेंज बॉबी पवार ने भी दिया है कि अगर अचल संपत्ति की जांच मेरी करवाई गई है, मेरे अकाउंट खंगाले गए हैं, तो क्यों ना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी चल अचल संपत्ति की जांच की जाए, जो उनके कैबिनेट मंत्री हैं और जो अधिकारी हैं उनकी भी जांच की जाए। सवाल बिल्कुल वाजिब है कि आखिर जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं, तमाम भर्ती घोटाले से लेकर और तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने रखे हैं, जब उनकी चल अचल संपत्ति की जांच हो सकती है, तो जो सत्ताधारी, सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनकी क्यों नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिएगा विजयपथ न्यूज़ पर।